मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और ज़िद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक ही लौता लड़का था। मनोज के पिताजी नहीं हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे। कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को ज़ोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप नहीं रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी ज़ोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ आ। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं, तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम ज़िद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ ज़िद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उसकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने उसे कुछ कहा क्या, जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता, चिड़चिड़पन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर ज़ोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज़ हो गई? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू
वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर न बेटा रहा न बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है जैसा मैं बोलूँ वैसा वहाँ जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है। वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से। माँ जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। आपको मेरी कसम। माँ जी बहू से फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितने चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितनी दिन रहूँगी। बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसे करेंगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताएं, क्या आपको हम बोझ लगते हैं। जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं। और जो ऐसा सोचे वो अच्छा इंसान नहीं। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यही रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वही अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। मेरे पति के देहांत के बाद में अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मान कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उसकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं घर से बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टिन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बना कर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और
बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते आते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं पकाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह कितनी मुसीबत में चल रहे। पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे कि नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी न बोले। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है। पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी। इनका राशन बंद करो। कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है। पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो बस आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे ने चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता।
लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।